हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनबी ई लर्निंग में। तो इस वीडियो में मैं कक्षा 12वीं इतिहास के पाठ 9 शासक और इर्तिवृत्त मुगल दरबार के जो टॉपिक बच गए थे, यानी कि 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। ये तीसरी एंड फाइनल वीडियो है जो इस चैप्टर को कंप्लीट कर देगी। तो इस चैप्टर में जो टॉपिक बचे हैं बेटा, इस वीडियो में करेंगे हम एक तो शाही परिवार के बारे में, शाही नौकरशाही के बारे में, सूचना साम्राज्य, केंद्र से परे प्रांतीय शासन, सीमाओं के परे, ऑटोमन साम्राज्य, तीर्थ यात्रा और व्यापार, मुगल दरबार में जेसुइट धर्म प्रचारक। तो ये सारे टॉपिक्स इस वीडियो में पढ़ाऊंगा मैं आपको। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो के एंड के बाद आपको जो टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर है, वो पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने कुछ 5-6 टॉपिक पढ़ाए थे, सेकंड पार्ट में आपको मैंने 3-4 टॉपिक लिए, और ये अंतिम में मैं मोस्टली सारे टॉपिक लेकर आया हूँ। यानी 7 से लेके जितने भी टॉपिक है एंड में, वो सारे टॉपिक हैं और बहुत ही लिमिटेड वर्डों में, यानी ज़्यादा लंबा चैप्टर था, उसको मैंने शॉर्ट में करके आपको समझाया। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो साथी पहली बार जुड़े हैं एनबी लर्निंग से, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चैप्टर एंड होने के बाद इसके एमसीक्यू प्लस क्विक रिवीजन फेस टू फेस वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊँगा मैं। शुरुआत करते हैं बेटा। तो पहला है शाही परिवार। ठीक है, शाही परिवार के बारे में पढ़ रहे हैं। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मुगलों की घरेलू दुनिया के लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है, वो शब्द हरम बेटा। ये आपको नोट करना है या लर्न कर लो हैंड टू हैंड कि मुगलों की घरेलू दुनिया के बारे में, यानी परिवार के बारे में एक शब्द यूज हुआ है, वो है हरम। हरम फारसी से निकला है बेटा, जिसका शाब्दिक अर्थ है पवित्र स्थान। जैसे आपका घर एक पवित्र स्थान होता है, पूजा पाठ करते हो, मम्मी पापा रहते हैं, सब प्रेम भाईचारा, तो पवित्र स्थान होता है वो घर आपका। उसी प्रकार जो हरम शब्द है, जो मुगलों के परिवार के लिए प्रयोग किया जाता है, उसका अर्थ है पवित्र स्थान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हैंड टू हैंड आपको याद भी करना है, वीडियो देखते देखते आपको याद भी होता जाएगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं, कोई मुश्किल चैप्टर नहीं। बहुत लोगों ने, बहुत बच्चों ने हवा बना रखा कि इतना बड़ा चैप्टर भाई 10 नंबर का आ रहा है, तो भाई 10 दिन तो दोगे ना इसको। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो अगला टॉपिक है बेटा, मुगल परिवार में कौन कौन शामिल था। तो मुगल परिवार में बेटा बादशाह की पत्नियां, उपपत्नियां, उसके नज़दीकी दूर के रिश्तेदार, जिसमें कि माता, सौतेली माता, उपमाताएं यानी कि जो दाई वगैरह होती हैं, बहन, पुत्री, बहू, चाची, मौसी, बच्चे, महिला परिचारिकाएं व गुलाम। तो मुगल परिवार एक बहुत बड़ा परिवार, ये नहीं कि जैसे आपका होता है दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, नहीं, और भी बहुत बड़ा परिवार। क्योंकि राजा महाराजा थे, और राजा महाराजा का जो वंश होता है, यानी जो परिवार बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे महल होते हैं। आप लाल किला देख लो, कितना बड़ा महल है। तो उसी प्रकार मुगल परिवार में सब लोग शामिल थे बच्चों। मुगल परिवार का नाम हरम यानी कि पवित्र स्थान। ठीक है, राजपूत कुलों, बेटा एक थोड़ा गलत टाइप हो गया है, कुलों, राजपूत कुलों एवं मुगलों दोनों राजनीतिक संबंध विवाह के द्वारा स्थापित करते थे। तो पहले ज़माने में प्रथा रही है कि क्या कि राजा अपना क्षेत्र को कैसे बढ़ावा देता था। जैसे किसी राजा ने किसी छोटे राजा की बेटी से विवाह कर लिया, तो विवाह करने के बाद उस छोटे राजा की जो ज़मीन होती थी, वो दहेज के रूप में राजा को मिल जाती थी। तो मुगलों ने ऐसे ही किया कि राजपूतों के साथ संबंध बनाए, वैवाहिक संबंध बनाए, बदले में राजपूतों की ज़मीन मुगलों के अंडर में आ गई। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है कि मुगलों ने अपने क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए क्या कदम उठाया। तो वैवाहिक संबंध बेटा, वैवाहिक संबंध उठाए मुगलों ने अपने राज्य या क्षेत्र में वृद्धि के लिए राजपूत और अन्य जातियों के साथ। ठीक है, एमसीक्यू में भी आ सकता है किस जाति के साथ संबंध में, तो राजपूतों के साथ। अगला पॉइंट देखते हैं बेटा, मुगल परिवार में शाही परिवार से आने वाली स्त्रियां बेगम कहलाती और अन्य स्त्रियां अगाह महत्वपूर्ण परिवार से नहीं होती थी, अंतर रखा जाता था। यानी बेगम और अगाह में अंतर था बेटा। मुगल परिवार, जैसा कि आपको बताया कि बहुत सारे लोग शामिल थे उसमें, तो बेगम और अगाह में अंतर रखा जाता था। बेगम जो शाही परिवार से आती थी, बहुत सारी धन दौलत लेकर आती थी। ठीक है, धन दौलत को अच्छा खासा मेहर के रूप में, यानी कि जो आपका दहेज था वो मेहर के रूप में जाना जाता था। दहेज को मेहर कहते हैं।
इनकी भाषा में। तो शाही परिवार से आने वाली औरतें बहुत सारी मेहर लेकर आती थी बेटा, तो उनका स्थान बहुत अलग अलग था, ज़्यादा था। और अन्य स्त्रियां, उनका स्थान इतना नहीं था, क्योंकि वो महत्वपूर्ण परिवार से नहीं होती थी, यानी ऊंचे परिवारों से नहीं होती थी। तो अभी तक आपने जो सीखा है कि मुगल परिवार के लिए हरम शब्द का प्रयोग किया जाता था। हरम फारसी से निकला है, जिसका अर्थ पवित्र स्थान है। और परिवार में जो पत्नियां, उपपत्नियां, ये सब लोग शामिल हैं। और राजपूत कुलों और मुगलों दोनों राजनीतिक संबंध विवाह के द्वारा स्थापित करते थे। ठीक है। और एक और चीज़, इन सभी को नगद मासिक भत्ता और अपने दर्जे के हिसाब से उपहार मिलते थे। यानी राजा की बहुत सारी रानियां हुआ करती थी, ये नहीं कि एक रानी हुआ करती थी, बहुत सारी रानियां हुआ करती थी। तो जो रानी राजा के अधिक प्रिय थी, या जो रईस थी, या जो ज़्यादा दिल के करीब थी राजा के, तो उसको उपहार भी बड़ा महंगा मिलता था। और मासिक भत्ता, जैसे कि आपके फादर कमाते हैं तो कुछ मनी आपकी मदर को देते हैं कि घर चलाने के लिए, लेकिन इनको जो मासिक भत्ता था वो इसका कुछ भी प्रयोग कर सकती थी रानियाँ या बेगमें। ठीक है। तो इन सभी को नगद मासिक भत्ता कैश मिलता था बेटा, और अपने अपने दर्जे के हिसाब से उपहार भी मिलते थे। किनको? बेगमों को, रानियों को। ठीक है, आगे बढ़ते। गुलाम हिजड़े परिवार के अंदर और बाहर के जीवन में रक्षक, नौकर, व्यापार में महिलाओं के एजेंट। यानी कि जो शाही परिवार की महिलाएं कुछ व्यापार या कुछ अन्य चीज़ों में दिलचस्पी रखती थी, यहाँ जिसको कहीं यहाँ घूमने जाना, या ये सौदा लेने जाना, ये कुछ मनोरंजन के लिए जाना, तो इनकी रक्षा के लिए हिजड़े, जिनको ख्वाजा सर कहा गया है बेटा, तो हिजड़े को ख्वाजा सर कहा गया है। गुलाम हिजड़े रखा जाते थे ताकि महिलाओं की सेफ्टी भी बनी रहे और उनकी रक्षा भी होती रहे। तो इसलिए गुलाम हिजड़े किस काम आते थे बेटा? परिवार के अंदर और बाहर के जीवन में रक्षक, नौकर, व्यापार में दिलचस्पी लेने वाले महिलाओं के एजेंट हुआ करते थे। और भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, शाहजहां की पुत्रियां। तो शाहजहां की दो पुत्रियों के नाम बेटा जहां आरा और रोशन आरा। ये नाम याद करना है कि शाहजहां की दो पुत्रियां कौन सी थी? जहां आरा और रोशन आरा को ऊंचे शाही मनसबदारों के समान वार्षिक आय, यानी कि अच्छा, मनसबदार क्या होता है बेटा? मनसबदार प्रथा अकबर ने शुरू कर दी 1575 में। ठीक है। और मनसबदार का मतलब होता है पद। तो जो दरबार में या जो प्रशासन में ऊंचे पद पर थे, उनके समान ही इनकी पुत्रियों को भी वार्षिक आय, इनकम बहुत ज़्यादा मिलती थी। मैंने कहा ना अभी कि जो रानी के ज़्यादा, यानी कि जो राजा के प्रिय हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे बच्ची हो, चाहे उनकी उपपत्नियाँ हो, तो उनको ज़्यादा ही उपहार व नगद वेतन मिलता था। तो उसी प्रकार शाहजहां की पुत्रियों जहां आरा और रोशन आरा को ऊंचे शाही मनसबदारों के समान वार्षिक आय होती थी। अगला, जहां आरा ने शाहजहां की नई राजधानी शाहजहानाबाद यानी दिल्ली। तो शाहजहानाबाद किसका नाम है? दिल्ली का। कई वास्तुकलात्मक परियोजनाओं में हिस्सा लिया। तो ये भी आएगा कि शाहजहां, दिल्ली की जो वास्तुकलात्मक डिजाइन किसने तैयार किया? तो जहां आरा ने तैयार किया। एक और है, ये कई बार आया हुआ है कि हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखी बेटा? जैसे बाबर नामा बाबर ने स्वयं लिखी, बाबर ने लिखी थी बाबर नामा, याद होगा आपको बाबर नामा। और अकबर नामा अबुल फजल ने लिखी थी। अकबर नामा किसने लिखी थी बेटा? अबुल फजल ने लिखी थी, है ना, अबुल फजल। और शाहजहां नामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने। उसी प्रकार हुमायूं नामा हुमायूं ने नहीं लिखी, इनकी बहन। अच्छा, गुलबदन बेगम कौन थी? बाबर की पुत्री। पुत्री किसकी थी बेटा? बाबर की, क्योंकि बाबर का पुत्र था हुमायूं, तो बाबर की पुत्री थी। और अकबर की चाची, अकबर की चाची नहीं, बुआ होगी ना फिर, हुमायूं का बेटा अकबर था। ठीक है, तो इस तरीके से तो गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई रोचक पुस्तक हुमायूं नामा में मुगलों की घरेलू दुनिया की एक झलक मिलती है। तो ये पूछ सकते हैं गुलबदन बेगम ने कौन सी पुस्तक लिखी या हुमायूं नामा की रचना किसने करी? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना करी। चलो भाई, परिवार के बारे में पढ़ लिया। परिवार में बहुत सारे लोग हुआ करते थे, है ना, ख्वाजा सर हुआ करते थे, गुलाम हुआ करते थे, औरतें हुआ करती थी, इन सब के बारे में आपने पढ़ लिया। अब जो पढ़ना है बेटा, शाही नौकरशाही। ये मेन टॉपिक है कि राजा के दरबार में कौन कौन हुआ करते थे। तो शक्तिशाली बादशाह हुआ करता था भाई, दरबार में शक्तिशाली कौन था? बादशाह हुआ करता था। और विशेष राज्य और पूरा राज्य
बादशाह के आदेशों का पालन करता था। तो ये तो कॉमन सी बात है कि प्रधानमंत्री की आज्ञा का पालन सब लोग करते हैं। वो रीज़न क्या है? क्योंकि वो शक्तिशाली हैं, उनको चुनकर भेजा है। तो शक्तिशाली बादशाह हुआ करता था बेटा, और विशेष राज्य बादशाह के आदेशों का पालन करता था। जो मेन पॉइंट है शाही नौकरशाही में, मुगल राज्यों में अधिकारियों के दल को अभिजात वर्ग कहा गया। अभिजात वर्ग क्या होता था बेटा? रईस का वर्ग, जो मुगल प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, उन्हें कहा गया अभिजात वर्ग। ये नोट करना है कि मुगल शाही नौकरशाही में जो मेन लोग थे वो अभिजात वर्ग थे। शाही नौकरशाही में मेन जो लोग थे, जो मुगल राज्य में अधिकारी लोग थे, वो अभिजात वर्ग कहा गया उनको। और एक और ख़ास बात कि अभिजात वर्ग में जो भर्ती की जाती थी, रिक्रूटमेंट की जाती थी, वो निर्जातीय और धार्मिक समूह से होती थी। निर्जातीयता का मतलब होता है कि किसी एक विशेष जाति को प्रोत्साहन ना देना, सभी जातियों को बराबर का हक देना। तो निर्जातीय तथा धार्मिक समूह से अभिजात वर्ग में भर्ती होती थी। इससे ये सुनिश्चित हो जाता था कि कोई भी दल इतना बड़ा ना हो जाए कि राज्य को चुनौती दे सके। तो एक महत्वपूर्ण बात याद रखेंगे कि मुगल नौकरशाही में सभी जाति के अभिजात वर्ग शामिल थे। ठीक है, तो निर्जातीयता का पालन किया जाता था। और निर्जातीय का मतलब बता दिया कि सभी जातियों के लोग, सभी जातियों के लोग, जिसमें ईरानी, अफ़गानी, तुरानी जो भी हैं, सफ़ावी, यानी जो भी बाहर बाहर से संबंध थे इनके, जिन राष्ट्रों से, जिन लोगों से, उन सभी को, मराठों को दे रखा था जगह। ठीक है, मराठों को, मुसलमानों को, भारतीय मुसलमानों को, राजपूतों को, है ना, मराठों को, इस सब को इन्होंने अभिजात वर्ग में दे रखा था, नौकरशाही में जगह दे रखी थी बेटा। 1560 के बाद, जो कि अकबर थे इस समय, 1560 के बाद भारतीय मूल के दो शासकीय समूह, राजपूतों और भारतीय मुसलमान, जिन्हें कि शेख जादव कहते हैं, ने शाही सेवा में प्रवेश किया। तो अकबर ने राजपूतों और मुसलमान तो थे ही अकबर खुद, लेकिन भारतीय मुसलमानों, शेख जादव को भी शाही सेवा में प्रवेश किया। कब किया बेटा? 1560 में। नोट करना है कि शाही दरबार में एक वर्ग था, अभिजात वर्ग। जब भी शाही नौकरशाही की बात आए तो अभिजात वर्ग था। अभिजात वर्ग का चयन निर्जातीयता के आधार पर किया जाता था। ठीक है, और धार्मिक सहिष्णुता के आधार पर किया जाता था बेटा। और विभिन्न विभिन्न धर्म के लोग शामिल थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुगल दरबार में नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति एक राजपूत मुखिया अम्बेर का राजा भारमाल कछवाहा था। तो पहला राजपूत मुखिया कौन था मुगल दरबार में नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति? अम्बेर एक जगह है, वहाँ का राजा भारमाल कछवाहा, जिसकी पुत्री से अकबर का विवाह हुआ था। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया कि वैवाहिक संबंध राजपूतों से स्थापित क्यों किए गए थे, कि राजपूतों की ज़मीन को अपने अंडर में ले सकें। तो मुगल दरबार में नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति जो था राजपूत था, वो मुखिया अम्बेर का राजा भारमाल कछवाहा था। ये आ सकता है कि कौन प्रथम व्यक्ति जो मुगल दरबार में आया, या पहला राजपूत कौन था जो मुगल दरबार में नियुक्त किया गया। तो भारमाल कछवाहा, जिसकी पुत्री का विवाह किससे हुआ था? अकबर से हुआ था बेटा। ठीक है, अकबर से हुआ था, जिसकी पुत्री का विवाह भारमाल कछवाहा। तो जहांगीर ने ईरानियों को कुछ पद दिए, यानी मैंने पहले कहा कि ईरानी, तुरानी जो भी लोग थे, सभी को दरबार में पद दिया जाता था, ताकि कोई एक वर्ग इतना शक्तिशाली ना हो जाए कि राजा के खिलाफ आवाज़ उठा सके। और औरंगजेब ने राजपूतों को उच्च पद दिए। तो जहांगीर ने ईरानियों को उच्च पद दिए, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा बेटा, उच्च पद आएगा, उच्च पद दिए। और औरंगजेब ने राजपूतों को उच्च पद दिए। तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें एक बन सकता है कि अकबर ने मनसबदारी प्रथा 1575 में शुरू करी। तो शाही नौकरशाही में अभिजात वर्ग थे। अभिजात वर्ग विभिन्न जातियों के थे। ठीक है, और पहला जो राजपूत था भारमाल कछवाहा था। क्लियर हो गया आपको? उसके बाद अकबर ने मनसबदारी प्रथा 1575 में आरंभ करी। मनसब अरबी का शब्द है जिसका अर्थ है पद, रैंक, पोस्ट। जैसे कि कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, कोई प्रिंसिपल है, तो पद है ये। तो अकबर ने मनसबदारी प्रथा 1575 में आरंभ करी। मनसब अरबी का शब्द है जिसका अर्थ है पद और रैंक। तो 4-5 पॉइंट मेन है, वैसे मैंने सारे ही लिख दिए ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। तो नौकरशाही में क्या क्या आ गया? अभिजात वर्ग आ गया। क्लियर है? अभिजात वर्ग, आप बोलो बच्चों, अभिजात वर्ग के बाद क्या आएगा? निर्जातीयता, कि सभी जाति के लोग थे इसमें। उसके बाद क्या आएगा? और भारमाल कछवाहा के बारे में बताया मैंने, भारमाल कछवाहा जिसकी पुत्री से अकबर का विवाह हुआ था। उसके बाद
औरंगजेब ने राजपूतों को और जहांगीर ने ईरानियों को उच्च वर्ग दिया, उच्च पद दिया, और अकबर ने मनसबदारी प्रथा 1575 में आरंभ की। जो बेटा रेड से वो तो लर्न करना ही करना हर हाल में। आगे बढ़ते हैं। सभी सरकारी अधिकारियों के दर्जे और पदों को दो भागों में बांटा गया बेटा, दो भागों में थे, दो ओहदे हुआ करते थे, पहला जात दूसरा सवार। तो सभी अधिकारियों को नौकरशाही में दो पदों में विभाजित किया गया था, एक जात एक सवार। ओके चलो, जात क्या मतलब है? शाही पद अनुक्रम में यानी शाही शासन में अधिकारी मनसबदारों, ये बेटा मनसबदारों के पद और वेतन का सूचक। तो जात का मतलब है कि क्या रैंक है उसका और उसको वेतन कितना मिलता है। भाई जिसकी रैंक ज़्यादा होगी उसको वेतन ज़्यादा मिलेगा। अब एक राष्ट्रपति की सैलरी टीचर से ज़्यादा होगी, कॉमन सी बात है ना। एक प्रिंसिपल की सैलरी आपके टीचर से ज़्यादा होगी, होगी कि नहीं होगी। तो जात शाही पद अनुक्रम में अधिकारी मनसबदारों के पद और वेतन का। तो जात क्या होता है? पद और वेतन का सूचक। और सवार, सवार का मतलब बेटा कि उसके पास कितने घुड़सवार हैं। ठीक है, तो जात का मतलब है पद और वेतन, और सवार का मतलब है कि वह कितने सेवा में कितने घुड़सवार रख सकता है, राजा की सेवा में कितने घुड़सवार रख सकता है। तो जात और सवार दो प्रकार के अधिकारी होते थे, और मनसबदारी प्रथा अकबर ने प्रारंभ करी थी। 17वीं शताब्दी में 1000 या उससे ऊपर वाले जात मनसबदार, जात पता ना, पद और वेतन, उसको उमरा या अमीर कहते थे। जिसके पास 1000 से या उससे ऊपर वाले जात यानी कि मनसब, मनसब होता है जगह, मनसब एक पद दे दिया आपको, यानी कि आपके अंडर 100 गांव दे दिए, ये आपका पद है। अब किसी को 1000 गांव दे दिया। भाई कोई होता है एमएलए, कोई होता है एमपी, कोई होता है सीएम। ठीक है, तो 1000 मिनिमम क्वालिफिकेशन रखेगी, 1000 और उससे ऊपर वाले को क्या कहा गया बेटा? अमीर कहा गया, उमरा या अमीर, उमरा कहा गया। जिनके पास 1000 से ऊपर जात थे उन मनसबदारों को क्या कहा गया? उमरा। आगे बढ़ते हैं, क्लियर हुआ। दरबार में 3 मुख्यमंत्री हुआ करते थे बेटा, नौकरशाही की बात चल रही है। मीर बख्शी जो उच्चतम वेतनदाता यानी सबसे हाईएस्ट सैलरी वाला बंदा, मीर बख्शी। जैसे मान लो पीएम का सेकंड रैंक क्या है? गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, जो कि इस समय कौन है? हमारे क्या नाम भूल गया मैं तो, अमित शाह जी। ठीक है, पीएम फिर होम मिनिस्टर। तो मीर बख्शी उच्च वेतन दाता था ये, और बादशाह का राइट हैंड ऑफ किंग कौन था? मीर बख्शी पोस्ट था, खड़ा होता था। वे क्या काम करता था बेटा? वे नियुक्ति और पदोन्नति वाला कार्य, यानी कि किसको कौन सी जॉब देनी है, जैसे कि किसको मनसबदार में शामिल करना है, किसको हटाना है, किसको सेनापति बनाना है, किसको इतनी सैलरी देनी है, किसकी प्रमोशन करनी है, ये सारे काम मीर बख्शी देखा करता था बेटा। तो दरबार में 3 मंत्री थे, मीर बख्शी यानी कि होम मिनिस्टर, दीवाने आला वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, सदर उस सुदूर, भाई रक्षा मंत्री मान लो। ठीक है, तो इसको मदद माश कहते थे अरबी में, या अनुदान का मंत्री। ठीक है, अनुदान का मंत्री यानी कि जितने कहाँ पैसा कहाँ लगाना है, और न्यायाधीशों की नियुक्ति, काजों की नियुक्ति, एक तरह के राष्ट्रपति मान लो इसको। ठीक है, तो मीर बख्शी, दीवाने आला, सदर और सुदूर, ये 3 प्रमुख मंत्री होते थे। तीनों का काम लिख दिया मैंने। तो मीर बख्शी बादशाह का राइट हैंड था, वो नियुक्ति और पदोन्नति करता था। वित्त मंत्री पैसे जुड़े मामले, कितना खजाने में है कितने नहीं है। और सदर और सुदूर एक अनुदान का मंत्री था, मदद माश यानी मदद करने वाला, लोगों को पैसा देने वाला, यानी कि पैसे लेन देन वाला करने वाला, और स्थानीय न्यायाधीश की नियुक्ति करने वाला, सदर और सुदूर। ये 3 महत्वपूर्ण पद थे। और अकबर ने इन तथा अन्य सलाहकारों के साथ मिलकर साम्राज्य की प्रशासनिक, राजकोषीय और मौद्रिक संरचनाओं को आकार दिया बेटा। तो याद रखना कि एक बड़ी कंट्री को संभालना कितना मुश्किल होता है, जैसे कि हमारे पीएम है, सीएम है, उसी प्रकार अकबर ने भी एक पीएम सीएम की भूमिका निभाई। याद रहेगा आपको? बिल्कुल। सूचना साम्राज्य, 2-3 पॉइंट लिए, ज़्यादा पॉइंट नहीं लिए मैंने बेटा। सूचना, आपको पता है एक अच्छे राज्य की जो सूचना इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए। भाई आपको पता है इंडिया बहुत बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश है, और उस समय तो पाकिस्तान भी शामिल था वगैरह, सब शामिल थे भारतीय उपमहाद्वीप में। और उस समय स्मार्टफोन तो था नहीं कि भाई मैसेज कर दिया हाँ भाई कितना इनकम हुई कितना। तो सूचना साम्राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दरबारी लेखक को वाक्य नवीस कहते हैं अरबी फारसी भाषा में। दरबार में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी अर्जियों तथा दस्तावेजों को शासकीय फरमान का आलेख तैयार करते। तो दरबारी लेखक क्या करते?
कि दरबार में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी अर्जियां, जो भी अर्जियां आती हैं, जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी रूल रेगुलेशन है, उन सबको फरमान तैयार करते थे। और इनकी देखभाल कौन करता था? मीर बख्शी। मीर बख्शी इनकी ऑब्जर्वेशन करता था, काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो मीर बख्शी, पता है आपको, होम मिनिस्टर के अंदर सारी, पीएम के बाद सारा काम होम मिनिस्टर का होता है। तो दरबारी लेखक को वाक़या नवीस कहते हैं और दरबार में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी अर्जियों, दस्तावेजों और शासकीय फरमान का आलेख तैयार करते थे बेटा। इसके अलावा अभिजात, बेटा अभिजात एक थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो जाता है कभी कभी टाइप करने में। अभिजात और क्षेत्रीय शासकों के प्रतिनिधि, जिनको वकील कहा गया, दरबार की बैठकों को पहर कहा गया, कि तिथि समय के साथ उच्च दरबार से समाचार यानी अखबारात ए दरबार ए मुल्ला शीर्षक के अंतर्गत दरबार की सभी कार्यवाहियों का विवरण तैयार करते थे। यानी जो भी अभिजात वर्ग हैं या क्षेत्रीय शासकों के प्रतिनिधि हैं, वो दरबार की बैठकों की तिथि, कब बैठक हुई और दरबार में क्या क्या घटना घटी, क्या क्या बात किसने बोली, उस सब का लेखा जोखा तैयार करते थे बेटा। कौन? शासकों के प्रतिनिधि। अभिजातों और शासकों के प्रतिनिधि क्या करते थे, यानी वकील क्या करते थे? दरबार में की गई कार्यवाही का रिकॉर्ड तैयार करते थे। याद रहेगा, सूचना साम्राज्य। आगे बढ़ते हैं। समाचार वृत्तांत और महत्वपूर्ण शासकीय दस्तावेज शाही डाक के जरिए मुगल शासन के अधीन क्षेत्रों में एक छोर से दूसरे छोर तक जाते थे। यानी डाक व्यवस्था भी उस समय शुरू हो गई थी, वो इंडिया पोस्ट की तरह नहीं, हर कारा की तरह। तो समाचार, कोई जैसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अब आप सेंटर में तो किंग रहेगा, जो सेंटर के अदर बदर भी होता ना राज्य, जैसे मैं एक तो राजधानी हुआ करती थी बच्चों। देखो मैं आपको समझाता हूँ इंडिया के मैप से। सेंट्रल में कौन है? मोदी जी। स्टेट में कौन होता है? सीएम। तो सीएम के ऊपर गवर्नर होते हैं, जो सीएम जो भी करता रहा पीएम को बताता है। तो पीएम तो भाई एक ही जगह सब कुछ देखेगा ना, हर जगह थोड़ी घूम सकता है। तो जितने भी समाचार वृत्तांत, शासकीय महत्वपूर्ण दस्तावेज शाही डाक के जरिए मुगल शासन के अधीन जितने भी जगह थी, जितने भी मुगल शासन के अंडर में जगह थी, वहाँ एक छोर से दूसरे छोर तक इन्फॉर्मेशन को ले जाते। और कौन ले जाते थे? बांस के डिब्बों में लिपटे रखे कागजों को लेकर हर कार यानी जिसे कसीद या पथमार कहते हैं, दिन रात के दल दिन रात दौड़ते रहते थे। यानी कि हर एक 2-10 किलोमीटर में, जैसे कि मान लो कि यहाँ पहुँचाना है यहाँ से, तो यहाँ पे एक बंदा रहेगा, दौड़ते हुए पहुँच जाएगा, थक जाएगा, फिर यहाँ तो दौड़ेगा, थक जाएगा, यहाँ तक, ऐसे करके लगातार दिन रात दौड़ा करते थे। कौन? हर कार। तो समाचार पहुँचाने का काम हर कारा करते थे बेटा। ये कक्षा 5वीं एनसीईआरटी में भी है, जो इनके दल दिन रात दौड़ा करते थे। तो ये सूचना टेक्नोलॉजी थी उनकी। आगे बढ़ते हैं। केंद्र से प्रदेश परे प्रांतीय शासन। तो अगला टॉपिक आ गया। इस वीडियो में कोशिश करूंगा टॉपिक एंड करवा दूं, सारे वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है परंतु करवा दूंगा बेटा। तो जैसे सेंटर में अकबर हो गया, स्टेट में कौन रहेगा बताते हैं। तो केंद्र वाली समान व्यवस्था को प्रांतों को सूबों कहा गया, वहाँ भी दोहराया गया था। यहाँ भी केंद्र की भांति दीवान, बख्शी और सद्र, यानी दीवान हुआ करते थे, मीर बख्शी हुआ करते थे और सद्र हुआ करते थे। जैसा सेंट्रल में होता है एक गृह मंत्री, वैसे ही स्टेट में भी गृह मंत्री वगैरह सब, ये तीनों पद थे। प्रांतीय शासन का प्रमुख गवर्नर, हमारे अभी भी राज्यों में गवर्नर होते हैं। दिल्ली का उपराज्यपाल अनिल बैजल है। तो प्रांतीय शासन का हेड गवर्नर यानी सूबेदार होता था, जो सीधा बादशाह को प्रतिवेदन, यानी कि उसके सूबे में, प्रांतों को सूबा बोलते थे, उसके सूबे में कोई भी घटना घटी वो राजा को बताता था, हर कारों के माध्यम से सूचना पहुंचाकर। तो प्रांतों का शासन प्रमुख सूबेदार के हाथ में हुआ करता था। नोट करेंगे। प्रत्येक सूबा कई सरकारों में, देखो जैसे स्टेट, यूपी को मान लेते हैं हम, यूपी को कई जिलों में बांटा गया है, जिलों को बोलते थे सरकार। ये यूपी हो गया सूबा और इंडिया हो गया आपका केंद्र, ठीक है, सॉरी, इंडिया केंद्र हो गया, ठीक है, यूपी प्रांत हो गया यानी कि सूबा, और जो जिले हैं इसके सरकार हो गए। परगना, उपजिला यानी कि जिले का भी छोटा जिला, स्थानीय शासन की देखरेख 3 अधिकारी करते थे बेटा। कौन कौन से? कानून को, जो राजस्व आलेख का रखवाला, यानी कि जो भी जितना रिवेन्यू आ रहा है उसका रिकॉर्ड रखने वाला, चौधरी जो राजस्व का संग्रह करता, और काजी जो न्याय करता। तो उप जिले में भी 3 अधिकारी थे बेटा, कानूनगो, चौधरी और काजी। कानूनगो क्या करता था? राजस्व आलेख का रखवाला था। चौधरी राजस्व यानी रिवेन्यू का संग्रह, राजस्व क्या होता? टैक्स का। और काजी न्याय करता था। शासन के प्रत्येक विभाग के पास लिपिकों का बड़ा समूह, यानी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे ऑटोनोमस बॉडी हो, यानी कि प्रांतीय शासन हो, केंद्रीय शासन हो,
है ना, और सरकार हो, उप जिला हो, सब जगह लिपिकों को, क्लर्कों का एक बड़ा सहायक समूह होता था। लेखाकार हुआ करता था, लेखा परीक्षक हुआ करता था, संदेशवाहक हुआ करते थे, अन्य कर्मचारी हुआ करते थे। पूरा सरकारी विभाग था। जैसे आपके स्कूल में प्रिंसिपल होता है, चौकीदार होता है, सफाई वाले होते हैं, क्लर्क होता है, सब कोई होते हैं। उसी प्रकार हर एक विभाग का पूरा सिस्टम बना रखा था। किसने? राजाओं ने, मुगलों के राजाओं ने। और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय था, जो कि आप आने वाले चैप्टर में पढ़ोगे। सीमाओं के परे बेटा, अब सेकंड लास्ट टॉपिक आई थिंक। जहांगीर का अर्थ है विश्व पर कब्जा करने वाला। जहांगीर का असली नाम सलीम था बेटा, जब प्यार किया तो डरना क्या। तो जहांगीर का मतलब विश्व पर कब्जा करने वाला, शहंशाह का मतलब है राजाओं का राजा। याद करना इसको। मुगल राजाओं तथा ईरान व तुरान के पड़ोसी देशों के राजनीतिक और राजनयिक रिश्ते अफगानिस्तान को ईरान व मध्य एशिया के क्षेत्रों से पृथक करने वाले हिंदुकुश पर्वतों द्वारा, यानी मेन था हिंदुकुश पर्वत, इसके द्वारा मुगल राजाओं के संबंध ईरान, तुरान व अन्य पड़ोसी देशों के साथ नियंत्रित होते थे। ठीक है, तो कहाँ से? हिंदुकुश पर्वतों से। तो मुगल राजाओं का संबंध कहाँ से होता था बेटा? हिंदकुश पर्वतों से। और कोई भी बाहर का व्यक्ति जो इंडिया में आता, उसको हिंदकुश पर्वत पार करके आना पड़ता था। भारत में आने वाले सभी विजेताओं को हिंदकुश पार करके आना पड़ता था। मुगल काबुल और गंधार पे कब्जा करना चाहते थे बेटा। काबुल और गंधार, अफगानिस्तान में काबुल गंधार, इस पर कब्जा करना चाहते कौन? मुगल। इंपॉर्टेंट नोट है बेटा। कंधार सफावी मुगलों के बीच झगड़े कारण था। तो कंधार भी अफगानिस्तान के आसपास है, अफगानिस्तान में आई थिंक, मुझे नहीं पता इतना, अफगानिस्तान में सॉरी। तो कंधार सफावी और मुगलों के बीच झगड़े कारण था। शुरू में हुमायूं के अंडर में था ये कंधार। 1595 में अकबर ने फिर जीत लिया था, लेकिन 1622 में जब शहंशाह की सेना कमजोर हो गई थी, तो फारसी सेना ने इसको कब्जा कर लिया और सफावियों का इस पर कब्जा हो गया। तो हिंदकुश, जहाँ पे कंधार है और काबुल है, इस पर बहुत युद्ध चले मुगलों और अन्य के बीच। ठीक है, और लास्ट टॉपिक, ऑटोमन साम्राज्य, तीर्थ यात्रा और व्यापार। तो ऑटोमन साम्राज्य आपने हर चैप्टर में पढ़ा होगा कि कुछ कंट्री ऐसे हैं जो सऊदी अरब के देशों को, अरब देशों को ऑटोमन राज्य कहा जाता है बेटा। अरब देशों को, अरब कंट्री को, अरब देश में सऊदी अरब आ गया, दुबई आ गया, कतर आ गया, शारजा आ गया, सब कुछ ऑटोमन साम्राज्य में आ जाएंगे बेटा। तो ऑटोमन साम्राज्य के साथ मुगलों ने संबंध इस हिसाब से बनाए कि ऑटोमन साम्राज्य नियंत्रण वाले क्षेत्रों में व्यापारिक और तीर्थ यात्रियों के स्वतंत्र आगमन को बरकरार रखा जा सके, क्योंकि इस रास्ते पर मक्का मदीना थे। तो बेटा मक्का मदीना थे, तो मुगल चाहते थे कि ऑटोमन साम्राज्य के साथ उनकी अच्छी दोस्ती बना रहे, ताकि इनके व्यापारी वहाँ पर आ जा सकें। इसलिए चौकियाँ भी बनाई, इस रास्ते पर मुगलों ने चौकियाँ बनाई ताकि तीर्थ यात्रियों और व्यापारियों को सुरक्षा मिले और बदले में टैक्स ले सकें। ठीक है, मक्का मदीना वैसे मुस्लिमों का बहुत पवित्र स्थान है, तो ऑटोमन साम्राज्य पे इसलिए इन्होंने दोस्ती बनाई मुगलों ने, ताकि इसके रास्ते में मक्का मदीना पड़ते हैं और व्यापारिक स्थल है, और जहाँ मंदिर या मस्जिद होगा वहाँ पे दुकानें होंगी तो व्यापार होगा। इसलिए जो मुगलों ने इनसे संबंध बनाए। अब मुगल दरबार में जेसुइट ईसाई धर्म प्रचारक आए थे बेटा, और यूरोप को भारत के बारे में जानकारी कौन दे के गया है? जेसुइट धर्म प्रचारक। आपको पता होगा पहला अंग्रेज सर टॉमस रो था, जो जहांगीर के शासन काल में आया था। लास्ट वीडियो में मेरी अपलोड है पॉइंट। तो यूरोप को भारत के बारे में जानकारी जेसुइट धर्म प्रचारकों को, यात्रियों, व्यापारियों और राजनयिक के विवरणों से प्राप्त हुई। यानी यूरोप के लोगों को जो इंडिया की जानकारी प्राप्त हुई, वो इनके द्वारा ही प्राप्त हुई। धर्म प्रचारक जो आए थे, अरे मुगल तो ऐसा करते हैं, है ना भाई, यहाँ पे तो ये होता है यहाँ पे। तो अकबर ने भी ईसाई धर्म के बारे में जानने को बहुत इच्छुक था। पहला जेसुइट शिष्टमंडल फतेहपुर सीकरी, जो कि अकबर की राजधानी थी, 1580 में आया और 2 साल तक रहा। तो पहला जेसुइट शिष्टमंडल कहाँ आया था? अकबर की राजधानी सीकरी में आया, फतेहपुर सीकरी में आया और 1580 में आया, 2 साल तक रहा। फिर 1591 और 95 में लाहौर में गए। कौन? जेसुइट शिष्टमंडल। और लास्ट प्रश्न है, लास्ट टॉपिक भी है कि औपचारिक धर्म क्या था? भाई कोई औपचारिक धर्म नहीं था। वैसे तो ये मुगल मुस्लिम थे शासक, लेकिन इन्होंने, अकबर ने तो सभी धर्मों के साथ सहिष्णुता, और एक अच्छा राजा वही होता है जो सभी धर्मों को लेकर चलता है। अगर हम एक धर्म को लेकर चलेंगे तो दूसरा धर्म हमसे हमला कर सकता है, हमें हरा सकता है। तो इसने यही कहा, यही लिखा है मैंने लास्ट में पॉइंट, कि औपचारिक धर्म पर प्रश्न सभी समय पर उठाते गए। अकबर ने किस धर्म को संरक्षण दिया? लेकिन अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई थी। याद है ना सुलह कुल की नीति? पूर्ण शांति, सबको अपने धर्म की व्याख्या करने का पूरा अधिकार है। अकबर को इंटरेस्ट था
सभी धर्मों के बारे में जानने के लिए, इसने सुलह कुल की नीति अपनाई थी उसने। ठीक है, और एक और चीज़, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूँ। पहला पॉइंट, अकबर एक अनपढ़ राजा था। अकबर अनपढ़ था। अब अनपढ़ और बेवकूफ़ में फ़र्क होता है। बेवकूफ़ नहीं था, बहुत होशियार था। अनपढ़ थे मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, शिक्षित नहीं थे। क्या कहेंगे? शिक्षित नहीं थे, सॉरी, अशिक्षित थे। अनपढ़ की जगह हम अशिक्षित कहें तो अच्छा रहेगा। अकबर क्या थे बेटा? अशिक्षित थे। ठीक है, और अकबर के बारे में और बताओ। इन्होंने झरोखा दर्शन शुरू किया। झरोखा दर्शन किसने? अकबर ने। ठीक है, मनसबदारी अकबर ने। जजिया कर को एंड किया अकबर ने। सुलह कुल अकबर ने। अकबर किसका बेटा था? हुमायूं का। अकबर का दादा बाबर था। ठीक है, और अकबर 14 साल की उम्र में राजा बना था। 14 साल की, क्योंकि हुमायूं की अचानक से मृत्यु हो गई थी। 14 साल की उम्र में अकबर क्या बना? राजा। अकबर राजा 14 साल की उम्र में बना। ठीक है, और इसको गार्डियन कौन था? बैरम खान। बैरम खान, क्योंकि 14 साल में माइनर था, तो बैरम खान इसका गार्डियन यानी को गाइड करने वाला था। जैसे चाणक्य उसको था चंद्रगुप्त को, वैसे ही बैरम खान ने चाणक्य की भूमिका निभाई। आ सकता है कि कौन अकबर का चाणक्य था? बैरम खान था। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट करें, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, और जो साथी पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करें। मैं बहुत जल्द फेस टू फेस वीडियो लेकर आऊँ इस चैप्टर की। आऊँगा, आपको 15-20 मिनट में पूरा चैप्टर रिकैप करवा दूंगा, ताकि आपको एक ही वीडियो से, जब आपने देखी रखी होंगी 3 वीडियो, तो फटाफट रिवीजन हो जाएगा। तो एनबी लर्निंग को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वी मेक फ्यूचर, वी वांट यू बिकम अ गुड सिटीजन ऑफ इंडिया, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने परिवार का करें। धन्यवाद।